आज के आपके करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2022। गवर्नमेंट एक आपका सर्वे करवाने लगी है, जो इससे पहले जो लास्ट टाइम करवाया था, लास्ट ये टाइम जो हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे, ये ना लास्ट टाइम 2017-18 में सर्वे एक बार करवाया था, ठीक है, पर इस सर्वे को ना कैंसिल कर दिया गया था, इसका डेटा रिलीज नहीं किया गया। तो यानी कि ये लास्ट जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो 2011-12 का ही अवेलेबल है इसका। तो अब गवर्नमेंट इस साल दोबारा से 2022 में दोबारा से इस सर्वे को कंडक्ट करवाने लगी है। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन कि ये सर्वे है क्या और पुराना सर्वे हमने कैंसिल आउट क्यों किया, वो एक एक करके सारी चीज बताता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर ये हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे करता क्या है, इंडिया की एक तरीके से पर कैपिटा जीडीपी मेजर करने की कोशिश करता है। किस तरीके से? इस चीज को अंडरस्टैंड करके कि हमारी हर हाउस होल्ड, हर पर्सन की घर के लेवल पे खर्चा क्या है, हम कहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं घर घर जाके ये चीजों का डेटा रिकॉर्ड कर सकूं कि हर हाउस होल्ड, लेट्स सपोज आप हर महीने बाहर खाने पे कितना खर्च करते हो, ठीक है, अपने बच्चों की एजुकेशन फीस पे कितना खर्चा करते हो, उसके बाद हेल्थ पे कितना खर्चा करते हो, आपके घर पे बिजली का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, ऐसी मैं चीजें अगर अंडरस्टैंड कर सकूं, लास्ट टाइम आपने एक बड़ा परचेज, गाड़ी जैसी परचेज कब की थी, ठीक है, फिर टीवी फ्रिज आखिरी बार कब बदला था, ऐसे अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाऊं, मुझे पता चल जाएगा कि इंडियंस एवरेज कितना खर्चा कर रहे हैं हर मंथ। इससे पता चलता है कि हमारा देश के अंदर जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। देखो, गरीबी दो टाइप से हो सकती है। एक पॉवर्टी होती है, हमें दोनों पॉवर्टीज को लगातार देखना बहुत जरूरी होता है सोसाइटी के अंदर बैलेंस बनाए रखने के लिए। एक आपकी पॉवर्टी होती है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। इन दोनों के एस्टिमेट इससे हमें लगने लग जाते हैं कि लोग खर्चा कितना कर रहे हैं और क्या उनकी बेसिक नीड्स, क्योंकि अगर हर घर पे मैं खर्चा मेजर करूंगा तो मुझे पता चलने लग जाएगा कि लोग एक्चुअली कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करी जाए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जो अपनी बेसिक नीड्स भी जो पर्सन नहीं पूरा कर सकता, जो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो फूड, क्लॉथ और शेल्टर, जैसे मर्जी लिख लो, कोई वो सीक्वेंस नहीं है, वो तो हिंदी मूवीज ने बना दिया, लिखने को तो जैसे मर्जी लिख लो। तो फूड, क्लॉथ और शेल्टर ये आपकी सबसे बेसिक जरूरतें हैं कि ये तीन जरूरतें जिसकी पूरी हो वो एक तरीके से एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं है। अगर इन तीनों में कहीं पे भी कमी है, उस इंसान को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्चुअली वो गरीब है। रिलेटिव पॉवर्टी होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब ये होता है किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई भी कंपैरिजन लगा लो, जैसे कि अगर हम अंबानी से कंपेयर करने लग जाए तो गरीब ही हुए, पर एक्चुअली गरीब तो नहीं हो, ना भूखे मर रहे हो, ना किसी चीज की कमी है। पर अब जब कंपेयर ही तुम एक लेवल आगे, एक तो खैर सैकड़ों लेवल आगे कंपेयर कर रहे हो, तो अपने आप को गरीब पाओगे। ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी, जब किसी के कंपैरिजन में गरीब महसूस करना कि इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों का एस्टिमेट दोनों का यहां से लगने लग जाता है। और दूसरा, इंडिया के अंदर हर हाउस होल्ड में पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि मिनिमम कितनी एवरेज 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 मिनिमम इनकम कितनी जा रही है आपके हर घर में। तो हम जब भी हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे देखेंगे, जहां जहां वो खर्चा कर रहे हैं वो देखेंगे, तो उनसे उनकी इनकम का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, पॉवर्टी वैल्यू का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो, 2017-18 इससे लास्ट जो सर्वे हुआ था 2017-18 में था, और इस सर्वे को कैंसिल कर दिया गया। इसके कैंसिल कर देने का मेन कारण ही ये था कि
इस सर्वे के अंदर ना डेटा की क्वालिटी इश्यूज आए हैं कि डेटा सही है या नहीं है। देखो लोगों को कई बार ये डर होता है कि अगर हम सच बोल दें, ऐसा ना हो कल इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, कुछ हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी, तो शायद लोग सच्चा डेटा नहीं दे रहे हो। क्योंकि इस डेटा 2017-18 के डेटा ने क्या चीज की और पॉइंट आउट किया कि इंडिया की स्पेंडिंग पावर कम हो गई है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, जो मार्केट की बाकी किसी फिगर से मैच ही नहीं करता था। इंडिया की जीडीपी लगातार एक्सपैंड कर रही है, प्रोडक्ट्स हर साल और बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हर साल प्रोडक्ट्स और बन रहे हैं, ठीक है, और लोग फैक्ट्रीज में इंप्लॉय हो रहे हैं, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि और बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं और शहर बन रहे हैं, और तुम ये कह रहे हो कि इंडिया में लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट जा कहां रहे हैं? तो इस कारण 2017-18 की फिगर को कैंसिल कर दिया गया था, और लास्ट जो हमारे पास डेटा है वो 2011-12 का। इसी कारण इस साल हमने ये दोबारा सर्वे कैरी आउट करना है। इसे कंडक्ट करता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर, ठीक है, तो उसी के अंडर ये डेटा पड़ता है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां पे? तो ये था पहला करंट अफेयर। सेकंड करंट अफेयर, आपके प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पे थे, और वहां पे उन्होंने रेलवे लाइंस और ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ और लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिसका अल्टीमेटली मकसद है कि हम जो वैली है, कश्मीर वैली है खासकर, उससे बाकी इंडिया की कनेक्टिविटी और बढ़ा सके, ठीक है। जैसे कुछ टाइम पहले एक एडिटोरियल्स हमने वीकेंड पे भी कवर किया था, कौन से ब्रिज और उसके बारे, कौन से रिवर के ऊपर दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज बन रहा है? कश्मीर में चेनाब, चेनाब ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है, आर्क ब्रिज है, ठीक है। ये रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है क्योंकि इतनी हाई टफ टेरेन में पुल बनाना बहुत ही मुश्किल चीज है, तो उस टास्क को पूरा कर रहा है ये जो चेनाब ब्रिज है, ठीक है। ये इस साल जनरल पेपर देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ एक साल में, अगले साल तक इनॉग्रेट होना है, तो अगले साल भी जिन्होंने देना है एक्चुअली। चेनाब ब्रिज, इसकी लेंथ क्या है, कितनी हाइट है, तो ये आपके जो आईफल टावर है ये उससे भी ऊंचा है, उतनी हाइट पे बेस्ड है ये, ठीक है। एक्सप्लोसिव प्रूफ है वो सब कुछ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उन्होंने अपनी स्पीच में एक गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव को मेंशन किया था, उस इनिशिएटिव को पढ़ना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? देखो, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपना इंडिया का कल्चर, देखो हम कल्चर में बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, हमारी हर कुछ किलोमीटर बाद कल्चर लैंग्वेज में चेंजेस आने लग जाते हैं। और ओवरऑल अगर तुम इंडिया की सारी स्टेट्स देखोगे, हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट का लैंग्वेज अलग है, लोकल फेस्टिवल्स, कल्चर्स, इतनी चीजें, तो बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे यहाँ पे। हम इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर उसके साथ साथ जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे कहीं मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस रीजन को बिलोंग करता हूं, मैं इस रीजन को बिलोंग करता हूं। हम एज इंडियन आइडेंटिटी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर इंडिया के अंदर वो इंडियन आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है, तो हमें इंडिया को ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवाने की जरूरत है एक दूसरे को। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में क्या होता है, ये आपके लॉन्च किया गया था 140th बर्थ एनिवर्सरी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी 2015 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 2015 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया की यूनियन बनाने के लिए क्रेडिट किया जाता है, इस कारण उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही लॉन्च किया। देखो इसमें गवर्नमेंट ने करना क्या है, आपके ना एक साल के लिए, हर साल मतलब अलग अलग, एक साल के लिए कोई भी इंडिया की 2 स्टेट्स टाई अप करेंगी आपस में। जैसे कि लेट्स सपोज राजस्थान और वेस्ट बंगाल एक दूसरे से टाई अप करेंगे, ठीक है। दोनों ने टाई अप किया,
अब टाई अप करने के बाद क्या होगा कि दोनों आपस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, दोनों यूनिवर्सिटीज में, जैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ बंगाली प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ राजस्थानी डांसेस प्रोग्राम्स वो करवाए जाएंगे, ताकि इंडिया की दो स्टेट्स को एक साल के लिए जोड़ा, वो आपस में अपना कल्चर एक्सचेंज करें। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएगी जिससे वो कल्चर्स एक्सचेंज कर सके। वो ऐसे ही फिर एक साल पूरा हो गया, फिर लेट्स सपोज राजस्थान अगले साल टाई अप करती है आपकी कर्नाटका के साथ, फिर कर्नाटका और वो करेंगे, ऐसे इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स भी करेंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम इस तरीके से इंडिया का कल्चर अलग अलग जगहों पे फैला के इंडिया के अंदर ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का है, इसके अंडर सारी स्टेट्स और यूटीज कवर हो रही हैं। इसकी कोशिश यही है कि हम अपना कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस जो डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज की है उन्हें आपस में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड और बॉन्ड बना सके। ठीक है, ये उसमें वही होगा पेयरिंग स्टेट्स यूटीज की नेशनल लेवल पे। उसके बाद इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी पेयर किए जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स भी आपस में पेयरिंग करेंगे कि हम अपना कल्चर, मतलब फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पेयरिंग हो जाएगी, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा काम करेगा। तो ये ब्रॉड इनिशिएटिव यही है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया को जोड़े रखने की स्पिरिट को हमेशा बनाए रखना, हमारे रिच कल्चर को शोकेस करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स हमेशा स्टेट्स के अंदर बातचीत चलती रहे, उसे स्टैब्लिश कर देना, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पे स्टेट्स आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करेंगे। हमारी स्टेट में ये अच्छा होता है, तुम भी अप्लाई करके देखो। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक दूसरे के पास आएगी ना। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी चीज में कामयाबी मिली है, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। दूसरी, अगर वही प्रॉब्लम वो फेस करें, लेट्स सपोज कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है कि साफ पीने का पानी नहीं है, किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट ने कोई चीज अप्लाई की थी, अब वो जिसके साथ टाई अप कर रहे हैं उन्हें बताएं कि हमने यहाँ ये सोल्यूशन निकाला, वो भी अगर वही अप्लाई करेंगे तो अपने आप उन्हें भी सोल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से इंडिया की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो पाएंगी। बस यही सारा कुछ इसमें लिखा गया। थर्ड करंट अफेयर है आपका अर्थ डे बारे। आपका 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अप्रैल 22 को आपका अर्थ डे था, जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अर्थ डे सबसे पहले अप्रैल 22, 1970 में मनाया गया था, तो इसे 2020 में तभी 50 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, तो इस कारण काफी लंबे टाइम से इसे मनाया जा रहा है। देखो, एक इसी के साथ में तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, एक और डे भी कुछ ही महीने, 1.5 महीने में हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ, ये हर साल, क्योंकि ये वाला डेट चेंज होती है, वैसे इसके साथ बता दूं, फिर एनवायरमेंट डे की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे। देखो, अर्थ डे, ये सारी चीजें हम क्यों अल्टीमेटली मना रहे हैं, ताकि एक ना हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों में एक सेंस बिल्ड कर सकें कि हमें सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आना है। सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल लिविंग क्या होती है? एनवायरमेंट तो हर चीज में ही हार्म होती है। सस्टेनेबल लिविंग होता है आज की अपनी जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशंस की नीड को कॉम्प्रोमाइज किए। मतलब आज जो जनरेशंस जी रही हैं, इनकी हम जरूरतों को पूरा कर पाए, पर इस कॉस्ट पे नहीं कि हम फ्यूचर जनरेशन की रिसोर्सेस को खा जाए। तो अगर पेड़ काट रहे हैं, इस हिसाब से काटें कि पेड़ उतने वापस उग भी रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन को जंगल मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर हम पानी यूज कर रहे हैं तो पानी किस तरीके से कंजर्व भी करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को मिलता रहे। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गाड़ियों, कोल, इन सारी चीजों से निकल रही है, तो कार्बन किस तरीके से एब्जॉर्ब भी करते रहे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हवा भी साफ रहे। तो ये होता है सस्टेनेबल लिविंग, जहां पे इन्वायरमेंट
एक सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल की जाती है, जहां पे वेस्ट मतलब ऐसा नहीं सारी बर्बाद कर दोगे, सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल का अपने आप में मतलब होता है जिसे बेयर कर सके। ठीक है, प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना है, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रेजेंट नीड्स विदाउट sacrificing future generation needs। ठीक है, तो ये चीज, अब अगर हमने सब कुछ सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाकर देना लेके जाना है, तभी हम ये सारे अवेयरनेस के लिए सारे के सारे दिन मनाते हैं एक साल के अंदर। जैसे अर्थ डे हो गया, इन्वायरमेंट डे अलग से मनाते हैं, वाटर डे अलग से मनाते हैं, वेटलैंड डेज अलग से मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ डे अलग से। साल में इतने तो हमने दिन ही मना दिए। अल्टीमेटली इन सबकी कोशिश है कि हम दुनिया में लोगों में अवेयरनेस फैला सकें कि क्या हम कर सकते हैं किस तरीके से। क्योंकि प्रॉब्लम आती है वही जो मैंने आपको बताया, ओवरशूट डे क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। देखो ओवरशूट डे का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज हम पहले ये इमेजिन करते हैं कि पूरे एक साल में अर्थ ने कितनी रिसोर्सेज प्रोड्यूस की, अर्थ ने कितनी रिसोर्सेज प्रोड्यूस की हैं, कितना खाना पानी हर चीज, पूरी टोटल जंगल कितने एक साल में प्रोड्यूस कर दिए, और हम इन रिसोर्सेज को कितने टाइम पीरियड में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर तो हम पूरा एक साल जो जितना भी अर्थ ने रिसोर्सेज बनाई, हम पूरा एक साल लगा के इन रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, अगले साल नई रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम यानी कि अर्थ को डैमेज नहीं कर रहे हैं, जितना अर्थ बना रही थी हम उतने कंज्यूम कर रहे हैं। देखो नीड और ग्रीड में यही फर्क है, जरूरत और लालच में यही फर्क है। जरूरत का मतलब होता है जितना हमें चाहिए, लालच की तो फिर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का कोट भी है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कि सबकी जरूरत के लिए इस धरती के ऊपर बहुत कुछ है, पर लालच के लिए इस धरती के ऊपर उतना नहीं है। ठीक है, लालच की तो कोई लिमिट नहीं है। तो बेसिकली अगर सबकी जरूरतें कितने उसमें पूरी हो जाएंगी, पर बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ओवरशूट डे क्या होता है कि हम एक्चुअली एक साल के रिसोर्सेज एक साल नहीं चला पाते, और ये टाइम पीरियड ना हर साल छोटा होता जा रहा है। यानी कि जितना बचा हुआ साल है, लेट्स सपोज 365 डेज का हम सपोज कर रहे हैं कि अर्थ ने खाना बनाया, हमारे लिए सारी रिसोर्सेज बनाई, अगर हम इसे कंज्यूम ही 90 दिनों में कर गए हैं, बाकी का जो बचा हुआ साल है वो सारा का सारा हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के ऊपर जी रहे हैं, कभी ना कभी किसी को तो चुकाना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से तो हर साल ओवरशूट डे इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है कि बस इस साल के रिसोर्सेज खत्म, और हाल ये हो गए हैं कि बस अब ये मई के एंड में आने लग गया है, बस यानी कि हम पूरे साल के रिसोर्सेज 12 महीने के रिसोर्सेज हम ऑलमोस्ट 5 को महीनों में खत्म कर देते हैं, बाकी सारा साल हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पे जी रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली हम सस्टेनेबल लिविंग में नहीं है। मतलब इसे दूसरे तरीके से एग्जांपल मान लो कि आपको लेट्स सपोज 50 किलो आटा दिया जाता है पूरे एक साल के लिए। ठीक है, बस आपके पास 50 किलो आटा, एक घर का एग्जांपल देता हूँ, आपके पास सिर्फ आटा ही है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कोई और रिसोर्स आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ आटा ही है, मांगने को एक्स्ट्रा मांग लो, पर वो लोन पे मिलेगा इसके बाद, पर 50 किलो फ्री में दे दिया गया है आपको। अब 50 किलो आपको जैसे ही आटा मिला, पता चलता है कि पहले एक महीना आप रोज ही पार्टी होस्ट करते रहे हो घर पे, कि आ जाओ मेरे घर पे रोटी खाओ। तो ये करते कराते पहले एक महीने के अंदर अंदर ही आपने 25 किलो आटा लगा दिया। अब जो बाकी बचे हुए 11 महीने हैं वहां पे सिर्फ 25 किलो आटा ही रह गया। उसमें फिर से मन किया एक बारी और पार्टी कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब रह गए 10 महीने, ये एक और पार्टी की, इस टाइम 20 किलो और लगा दिया।
पीछे कितना रह गया? 5 किलो। 5 किलो अब 10 महीने चलेगा? नहीं चलेगा। तो कभी ना कभी तो तुम्हें और आटा लोन पे लेना पड़ेगा कि मैं आगे अगले साल से कटवा देना, मेरा अगले साल मुझे 50 ना देना, अगले साल मुझे 40 दे देना। पर अगले साल फिर वही हाल है, फिर कह रहे हो कि अगले साल काट लेना, अगले साल काट। कभी ना कभी तो वो कहेंगे ना अब पूरा 50 कटेगा इस साल, है नहीं खाना अब तुम्हारे लिए। तो वो चीज है, ये अर्थ के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज पे जिंदा हैं, इस चीज के तौर पे चल रहे हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ये अर्थ डे डेट याद रखना, इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे दुनिया में जो अर्थ डे सेलिब्रेट करने का कोऑर्डिनेशन का काम करती है वो है earthday.org, यानी कि अर्थ डे नेटवर्क है, एक एनजीओ है, ये काम करती है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम चेंज करके earthday.org रख लिया। तो अर्थ डे नेटवर्क जो है, इन्होंने पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने का काम यही करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हर साल और आता होता है आपके, जो इन्होंने इस साल के अंदर अंदर कोई भी पेपर देना, अगले साल अगला डे आ जाएगा। हर डे की सेलिब्रेशन के साथ आपके उस साल का ना एक कोई थीम होता है उस डे को सेलिब्रेट करना है कि इस साल हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अर्थ डे 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट एंड फीचर्स। यहां तक नहीं, फीचर्स अलग है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यहां तक ये है। और इसके 5 आगे प्राइमरी एंड फीचर्स 5 अदर प्रोग्राम, इसके अंदर 5 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। पर ये जो मेन है ना, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये आपका इस साल का थीम है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता होता है कि अर्थ डे जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उसका 2022 में क्या थीम था। तुम्हें सारे पिछले सालों के थीम नहीं याद करने होते, बस जिस साल, एक साल का जो पीरियड है, इस साल अगले अप्रैल तक कोई भी पेपर आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले साल नया थीम आ जाएगा, फिर वो क्वेश्चंस में जा सकता है। तो ये डेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता होता है कि ये थीम्स याद रखने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर है फॉकलैंड इशू। अब ये फॉकलैंड्स है क्या और इसका पूरा इशू क्या है? ये है आपके साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका में यहां पे जो देश पड़ता है ना, ये सारा का सारा लेंथ में, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा देश है ये है आपका अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका में ये जो बिल्कुल लंबाई में ऐसे देश पड़ता है नीचे तक, वो है अर्जेंटीना। अब ये जो अर्जेंटीना देश है, ये भी एक टाइम पे आपके कॉलोनियल रूल के अंडर ही रहा है। ठीक है, स्पेनिश कॉलोनियल रूल के अंडर है, स्पेन इनके ऊपर राज करता था। इनका यहाँ पे ना एक आइलैंड है, सो कॉल्ड क्लेम आइलैंड है। ये आइलैंड है आपका फॉकलैंड का, जो हमारा आज का करंट अफेयर में। ठीक है, ये जो फॉकलैंड का आइलैंड है ना, ये देखो अर्जेंटीना से कितने पास पड़ता है। ये ऑलमोस्ट यहां से लैंड से बस 300 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो काफी ज्यादा पास है, सिर्फ 300 किलोमीटर का गैप है। ये जो आइलैंड्स हैं, पर ये आइलैंड्स आपके अर्जेंटीना के कंट्रोल में नहीं है। दुनिया भर में कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद भी फॉकलैंड के ऊपर आपके ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ। तो ओरिजिनली ब्रिटेन बिल्कुल नॉर्थ में कहीं जाके पड़ता है, पर फॉकलैंड को कहते हैं कि ये हमारी ही टेरिटरी है और इसके ऊपर हम ही कंट्रोल करके रखें। ठीक है, इस इशू को काफी ज्यादा देखो आपके काफी ज्यादा ये चीजें एस्केलेट हुई हैं, क्योंकि 1982 के बाद ना अर्जेंटीना और यूके के इसी कारण रिश्ते अच्छे नहीं है। आपके 1982 में अर्जेंटीना ने पहले तो खैर काफी साल रिक्वेस्ट किया आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि आइलैंड वापस दे दो, वापस दे दो। जब आपके ब्रिटेन नहीं माना इस आइलैंड को वापस देने के लिए, 1982 में अर्जेंटीना ने क्या किया, इस आइलैंड के ऊपर इन्वेड कर दिया, जिसके कारण भी वॉर में चले गए और ब्रिटिश कहीं गुना सुपीरियर फोर्स होल्ड करते थे अर्जेंटीना से। तो
तो इस कारण उन्होंने फाकलैंड वॉर के अंदर अर्जेंटीना को हरा दिया। उसके बाद से फाकलैंड आपके प्योरली ब्रिटिश कंट्रोल में है। उसके बाद एक बारी ब्रिटेन ने वहां पे जो लोकल फाकलैंड के ऊपर पॉपुलेशन रहती है उनसे वोट भी डलवाई कि आप अर्जेंटीना के साथ मर्ज होना चाहते हो या ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हो। तो उन रेजिडेंट्स ने भी वोट डाला कि हम ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं। सारे के सारे वहां पे जो लोकल फाकलैंडर्स हैं उन्होंने यूके ओवरसी टेरिटरी बने रहने का ही फैसला किया। अभी वोट कितनी सही थी कितनी बायस थी वो अलग सारा मुद्दा है, पर ये जो सारी की सारी चीज हुई वो अभी तक अर्जेंटीना इसे मानने को तैयार नहीं है। अर्जेंटीना आज भी फाकलैंड्स के ऊपर क्लेम करता है और वो चाहता है ये आइलैंड उसे वापस दे दिया जाए। ठीक है, ये अर्जेंटीना की डिमांड जब से अर्जेंटीना की इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी आ गई थी 1816 में, तब से ये चल रही है। उन्हें स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली थी 1816 में, तब से डिमांड चल रही है। तब स्पेन ने ये आइलैंड बाकी सारी जगह खाली करते हुए ये आइलैंड ब्रिटेन को दे दिया था। ठीक है, तो ये तब से उनके कंट्रोल में है। पर यही इशू है, अब इसी से हमारा आज का बेसिकली करंट अफेयर यही था कि अर्जेंटीना ने एक द कमीशन फॉर डायलॉग शुरू किया है, अपना फोरम, जहां पे वो यूके के साथ इस पूरे आइलैंड के इशू को सेटल करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने इंडिया की सपोर्ट भी सीख की। पर अभी कुछ दिन पहले आपको अगर पता हो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया में थे, तो इंडिया ने सडन, और जो आपकी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके मेंबर्स ने जिन्हें बुलाया गया था यहाँ पे इनविटेशन पे, उनमें से कोई भी अपीयर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशन पैदा करता है कि इंडिया का स्टैंड, जो बोरिस जॉनसन है जब वो इंडिया आए थे, कहीं ना कहीं कोई बात हुई, क्योंकि इससे पहले इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा अलग था। हम कह रहे थे कि दोनों को बैठ के बातचीत सॉल्व कर लेनी चाहिए, और इंडिया का हमेशा ये स्टैंड रहा है। पर अभी हम इस फोरम में नहीं गए, ना रूलिंग पार्टी का कोई भी पर्सन गया। उन्होंने रूलिंग पार्टी के बीजेपी के लोगों को बुलाया था, कोई भी अपीयर नहीं हुआ। तो स्टैंड में कहीं ना कहीं कोई शिफ्ट आया है, वो इससे पता चलता है। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।